हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार आज मैं बात करने वाला हूँ सुपरमैन एंड लोइस के सीज़न 2 एपिसोड 2 के बारे में। और जिन लोगों ने अभी तक सीज़न 2 का एपिसोड 2 नहीं देखा है तो यार क्या कर रहे हो, जाओ जाके देखो, क्योंकि इस वीडियो में सीज़न 2 एपिसोड 2 से रिलेटेड बहुत ज़्यादा भारी भरकम स्पॉयलर्स होने वाले हैं। क्योंकि ऑफकोर्स मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूँगा, पूरा सिनेरियो जो इस एपिसोड में चल रहा था वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और अगर तुमने एपिसोड 1 का भी मेरा ब्रेकडाउन नहीं देखा तो जाओ जाके देख लेना। मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। इससे ज़्यादा तो कोई इंसान क्या ही कर सकता है। तो विद अ फेयर स्पॉइलर वार्निंग और विदाउट एनी फर्दर ड्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले एपिसोड के अंदर नैटली का पूरा सीन चल रहा था कि नैटली कैसे अर्थ प्राइम पे आई है और उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं और क्या क्या उसकी लाइफ हो गई है अर्थ प्राइम पे आने के बाद। तो ये एपिसोड टेक ऑन करता है वहीं से, मतलब उसी प्लॉट से टेक ऑन करता है जहाँ पर नैटली और लुइस मतलब बात कर रहे थे और लुइस अपने घर पे ले आती है नैटली और जॉन हेनरी को। तो लुइस सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाती है और नैटली के लिए वो कुछ स्पेशल करना चाहती है, तो इसलिए वो कुछ स्क्रैम्बल्ड एग्स और मतलब बहुत कुछ मतलब एग वैरायटी का बनाती है। और बाद में उसे पता लगता है कि नैटली वीगन है। Emotional, damn it! तो जब उसे पता लगता है कि नैटली वीगन है तो उसकी मतलब काफ़ी बुरी हालत होती है कि अब नैटली क्या ब्रेकफास्ट करेगी। तो वो बोलती है कि यू कैन हैव फ्रूट्स। तो कहती है कि वैसे भी मैं इतनी ब्रेकफास्ट पर्सन नहीं हूँ तो इट हार्डली मैटर्स। ये बोल के नैटली और जॉर्डन और जॉनथन के साथ स्कूल चली जाती है। मतलब उसने वही स्कूल ज्वाइन किया है जिसमें जॉनथन और जॉर्डन जाते हैं, जो कि स्मॉलविल का अकेला स्कूल है। और ऑफ कोर्स एक चीज़ और थी जो यहाँ इस सीन में मुझे लगी कि नैटली मतलब काफ़ी कंफर्टेबल हो गई है सिर्फ एक ही एपिसोड में। मतलब यहाँ मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस भी बंदे ने आपकी मॉम को मारा हो, चाहे वो उस बंदे का डॉपलगैंगर ही क्यों ना हो, उसके साथ आप रहते हुए इतने कंफर्टेबल कैसे हो सकते हो। मतलब उसने आपकी मॉम को मारा है, चाहे वो दूसरे यूनिवर्स से ही क्यों ना हो। Emotional, damn it! खैर उसके बाद हमें दिखता है कि लोइस और क्लार्क बात करते हैं, मतलब क्लार्क के विजन्स के बारे में कि क्लार्क को एग्जैक्टली क्या दिख रहा है। मतलब लोग स्क्रीम कर रहे हैं, रॉक स्क्रैम्बल हो रहे हैं और मतलब हर जगह डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन है। तो इस चीज़ को लेके वो लोइस से बात करता है और लोइस कहती है कि हो सकता है कि इरेडिकेटर की वजह से जो कॉन्शियसनेस तुम्हारे अंदर जॉर्ड की डाली गई थी तो हो सकता है वो अब शायद रिएक्ट कर रही हो। और हमें पता है सिर्फ क्लार्क अकेला नहीं था जिसके अंदर कॉन्शियसनेस डाली गई थी। तो क्लार्क अपने बारे में नहीं, जॉर्डन के बारे में ज़्यादा सोच रहा होता है कि मतलब उसके साथ शायद टालरो के डैड का कोई रिलेशन ना रहा हो अभी भी। उसके बाद हम देखते हैं लोइस और स्मॉलविल गेजेट के साथ थोड़ा कुछ प्रॉब्लम चल रही होती है। मतलब स्मॉल गेजेट की ओनर क्रिजी के साथ उसकी कुछ प्रॉब्लम चल रही होती है। मतलब उसके पास्ट को थोड़ा डिग किया जाता है और लोइस के पास्ट को थोड़ा डिग किया जाता है और उसका एक पॉडकास्ट बना दिया जाता है कि लोइस सिर्फ फेक अजम्पशंस पे ही अपने आर्टिकल्स लिखती थी और उसके आर्टिकल अकॉर्डिंग टू द पॉडकास्ट स्पीकर उसके आर्टिकल्स हमेशा इतने एक्यूरेट नहीं होते हैं। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि लोइस ने 2-3 साल पहले एक कल्ट के ऊपर आर्टिकल लिखा था और जो कल्ट की ओनर थी, आई मीन जो कल्ट चलाती थी, एली एल्स्टन, उसी ने ये चार्जेस लगाए हैं लोइस पे। और लोइस ने ये आर्टिकल लूसी के कहने पे, आई मीन लूसी के इंटरव्यू लेने पर लिखा था। लूसी का इंटरव्यू मतलब उसकी बहन का इंटरव्यू लिया था उसने और उसकी बहन ने उसको पूरी चीज़ें बताई थी, बट लोइस ने अपने हिसाब से उन चीज़ों को थोड़ा सा घुमा फिरा के लिखा था आर्टिकल के अंदर। और यहाँ लोइस और क्रिजी की थोड़ी बहस हो जाती है और लोइस वापस घर चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि क्लार्क आता है टालरो मतलब अपने भाई के पास, जो कि एक बहुत ही दूर एक ऐसी जगह पे रखा गया है, मतलब उसको जहाँ पर सन की एक रे भी उस तक ना पहुँचे। और क्लार्क बोलता है कि क्या इरेडिकेटर की जो भी कॉन्शियसनेस थी वो अभी तक किसी इंसान के अंदर रह सकती है। तो टालरो कहता है कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर रहती तो मेरे अंदर पूरा क्रिप्टॉन भरा हुआ था तो मेरे को ज़रूर फील होता अगर ऐसा कुछ होता तो। और यहाँ पर टालरो बोलता है कि तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, क्यों, मैं फील कर सकता हूँ। तो क्लार्क को ऑफ़र करता है कि मुझे अपने फोर्ट्रेस में ले जाओ और वहाँ पर मैं तुम्हारे कुछ टेस्ट कर लूँगा, क्योंकि अब जबकि मेरे पास पावर्स भी नहीं है तो मैं भागने की भी कोशिश नहीं कर सकता। तो क्लार्क मना कर देता है साहब उसको उसके मुंह पे और चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जॉर्डन और सैरा के बीच में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही हैं और सैरा मतलब जॉर्डन को कुछ बताना चाहती है बट वो नहीं बता सकती है क्योंकि वो चीज़ ही ऐसी है ना बताने वाली। मतलब वो चीज़ तो मैं एपिसोड के एंड में मैं समझा दूंगा, एपिसोड के एंड में ही आती है वो जब सैरा बताती है जॉर्डन को वो चीज़। उसके बाद हम देखते हैं कि नैटली थोड़ा सैरा के साथ फ्रेंड्स वगैरह बनने की कोशिश करती है और नैटली बोलती है कि मेरे पास कार्स के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मतलब कार्स में बहुत इंटरेस्ट रखती हूँ
और जॉर्डन यहाँ पे थोड़ा लेफ्ट अलोन सा फील करता है क्योंकि सैरा और नैटली बहुत ज़्यादा अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं बहुत ही कम टाइम में। और सैरा उसको बोलती है कि ठीक है, मेरे डैड ने अभी एक कार लिया और वो स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही है, तो तुम मेरे घर आ जाओ और इसी बहाने हम एक दूसरे को थोड़ा सा बेटर जान पाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि लाना और उसका हस्बैंड वेट कर रहे होते हैं कैफ़े में डैनियल हार्ट का, जो कि नए मेयर के लिए खड़ा होने वाला है। और वो कैफ़े के अंदर आता है और वो लाना को बोलता है कि मुझे एक जॉब मिल गई है ओवरसीज़ और तुम जानती हो कि मेरी फैमिली की कंडीशन कैसे है, तो मुझे जॉब एक्सेप्ट करनी पड़ेगी और मुझे मेयर से अपना नाम हटवाना पड़ा। तो लाना, यू कैन हैंडल इट ऑन योर ओन। तो ऐसे बोल के वो उसको अकेला छोड़ जाता है और घर आके लाना काफ़ी सोचती है इस बारे में और वो अपना नाम दे देती है मेयर के लिए। तो अब लाना मेयर के लिए खड़ी हो रही है अगेंस्ट जॉर्ज डीन। उसके बाद क्लार्क अपनी सुपर हियरिंग यूज़ करता है और उसको पता लगता है एक रशियन माफिया एक फैमिली को लूट रहा है और उस फैमिली को मारने ही वाला है और क्लार्क उसको मारने चाहता है, बट उसके पास थोड़ी एक्सक्रिप्टोनाइट होती है और वो एक्सक्रिप्टोनाइट को इनहेल करता है और क्लार्क की ऐसी तैसी कर देता है। बिल्कुल सही, क्लार्क यहाँ पे कुछ नहीं कर पाता क्योंकि क्लार्क को वही विजन्स वापस से आ रहे होते हैं जो कि वो माइंड से रिलेटेड थे, वही विजन्स को आ रहे होते हैं। और उसके बाद वो देखता है कि वही बच्चा जो जॉर्डन की जान के पीछे पड़ा होता है सीज़न 1 के अंदर, वो यहाँ पर एक यूएस सुपर हीरो बन गया है और एंडरसन ने उसे अपनी टीम में ले लिया है। तो क्लार्क जाके एंडरसन से बात करता है। तो पहले एंडरसन बोलता है कि मैं अपनी टीम को बार बार तुम्हारी वजह से रिस्क में नहीं डाल सकता क्योंकि तुम्हारी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती जा रही है और मेरे पास जितनी भी टेस्ट रिपोर्ट्स आई हैं उनमें से मुझे कुछ भी गड़बड़ नहीं दिख रही है। तो तुम अपना या तो कहीं ढंग से इलाज कराओ या फिर तुम मेरे मैटर से दूर रहो। और वो क्लार्क बोलता भी है कि जो तुम्हारी टीम है उसमें एक बच्चा है जो कि बहुत ही कम एज का है और तुमने उसे अभी से सुपर हीरो बना दिया है और जो एस सिंबल वो लगा के घूम रहे हैं वो मेरा है, मतलब वो मेरे प्लैनेट पर होप रिप्रेजेंट करता है, तो तुम उसे यूज़ नहीं कर सकते। तो एंडरसन कहता है कि होप की ज़रूरत सबको है और ऐसे बोल के वो क्लार्क की बेइज्जती मार रहा होता है एक तरह से। उसके बाद हम देखते हैं टालरो और क्लार्क जाते हैं जॉर्डन को साथ में लेके टालरो की फोर्ट्रेस में ताकि वो पता लगा सके कि क्लार्क के साथ क्या चल रहा है। दूसरी तरफ लोइस और जॉन हेनरी ट्राई करते हैं ये जानने की कि माइंड्स में क्या चल रहा है और टालरो के पास एक क्रिस्टल होता है जिसके अंदर उसकी मॉम की कॉन्शियसनेस होती है, मतलब उसकी मॉम का एआई टाइप समथिंग कुछ होता है। और यहाँ पर हमें पता लगता है कि जब उसकी मॉम टेस्ट कर रही होती है क्लार्क को तब टालरो के पास वापस आ जाती हैं उसकी पावर्स, मतलब टालरो के पास हमेशा से उसकी पावर्स वापस रहती ही हैं, तो वो बस ड्रामा कर रहा होता है सिंपैथी गेन करने के लिए। और वो हथकड़ियाँ ऐसे तोड़ता है जैसे हम किटकैट को बीच से तोड़ते हैं और जॉर्डन उससे लड़ने की कोशिश करता है क्योंकि क्लार्क को फिर से विजन्स आ रहे होते हैं और क्लार्क इस हालत में नहीं होता है और जॉर्डन की पावर्स बहुत ज़्यादा डेवलप कर रही हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होता है। बट आखिरकार वो एक वेल ट्रेंड असैसिन से ही लड़ रहा है जो कि क्रिप्टोनियन पावर्स रखता है और वो भी उससे पहले से, और जो कि उसके डैड का बड़ा भाई है। तो सही में जॉर्डन के पास कोई चांस नहीं था और क्लार्क यहाँ पे वापस उसका माइंड जो है वो सही हो जाता है और वो टालरो को हरा देता, मतलब हराता नहीं है इन अ सेंस, वो टालरो को मारने ही वाला होता है। पर उसकी मॉम कहती है कि बच्चों ऐसे आपस में लड़ो मत, मतलब तुम दो क्रिप्टोनियंस को कैसे समझा रहे हो इतने प्यार से कि लड़ो मत, और वो दोनों तुम्हारी मान भी रहे हैं, ठीक है माना तुम्हारी मॉम है, ठीक है ये सब रिलेशनशिप चलती रहती है, बट भाई कैसे टालरो जैसे इंसान को तो मतलब मारो यार। क्लार्क सही कर रहा था, मतलब मारना चाहिए था, पर ठीक है चलो, मतलब उस पर भी तरस आ जाता है कभी कभार। उसके बाद उसकी मॉम को पता लग जाता है, मतलब क्लार्क की मॉम को पता लग जाता है कि क्या चल रहा है क्लार्क के साथ, और जैसे ही वो बताने वाली होती है दूसरा सीन स्टार्ट हो जाता है माइंस का, जहाँ पर बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ चल रही होती है और एकदम से ही उन्हें समझ में आता है कि एक क्रीचर है जो कि माइंस से निकल चुका है और उसका आर्मर ग्लो कर रहा होता है और वो एक ही मिनट में सबको, मतलब जितने भी लोग वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जो कि माइंस की खुदाई कर रहे होते हैं उन सबको मार देता है। और उसका आर्मर मस्त ग्लो कर रहा होता है आयरन मैन की तरह। पहले तो मुझे लगा था शायद डीसी वाले आयरन मैन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने यूनिवर्स में, मतलब आरडीजे अब डीसी के अंदर आ गए हैं, क्योंकि अब ऑफिशियली जब मार्वल्स में मल्टीवर्स के डोर्स खुल गए हैं तो मुझे लगा शायद आयरन मैन वहाँ से पॉप अप होकर यहाँ आ गया किसी यूनिवर्स का। You serious? बट ऐसा नहीं होता, बाद में पता लगता है कि ये बंदा कौन है। और यहाँ पर एक
एक वर्कर बचता है और वो अपने सीनियर को रिपोर्ट करता है कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ है जो सबको मार चुकी है और मैं माइंस को ब्लो करने वाला हूँ, क्योंकि वो उसी के सीनियर के ऑर्डर्स होते हैं। और जब वो सीनियर मना करती है उसे, बट वो बेशर्मी में फिर भी कर देता है। जैसे जब हमें कोई टीचर बोलती है कि ये काम करो, हम नहीं करते बेशर्मी में, वैसे ही वो बच्चा भी उसको ऐसे ही इग्नोर करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि क्रिज़ी और लुइस के बात चल रही होती है, वही जो कि पॉडकास्ट थोड़ा वायरल सा हो रहा था। तो क्रिज़ी उसको बोलती है कि ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है और लुइस उसे समझाती है कि नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो लुइस से बोलती है कि मुझे पूरा सच जानना है इस आर्टिकल के बारे में, और इसमें तुम्हारा एक फैमिली मेम्बर भी इन्वॉल्व था, और अगर उस फैमिली मेम्बर से कभी बात की गई तो क्या वो तुम्हारे लिए वाउच कर पाएगा, मतलब क्या वो तुम्हारी साइड ले पाएगा इस आर्टिकल के रेफरेंस में। तो वो कहती है कि ये चीज़ थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मैंने उससे काफ़ी टाइम में बात नहीं करी है। और वो बता देती है कि वो उसकी बहन होती है लूसी, और वो ड्रग्स कर रही होती है एली एलिस्टन के कहने पे। और एली एलिस्टन सबको थोड़े से अजीब से सपने दिखाती है कि मतलब अगर तुम दूसरे वर्ल्ड से कनेक्ट होना चाहते हो तो थोड़ा ये करो, वो करो, स्लीपिंग पिल्स खा के टब में लेट जाओ, ऐसा ही लूसी करती है मतलब। तो इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ। और अगर लोइस उसको नहीं ढूंढती तो वो उस दिन मर जाती, तो ऐसा वो क्रिज़ी को बता देती है पूरा। उसके बाद हम देखते हैं कि लाना बात कर रही होती है कि कैसे वो मेयर के लिए खड़ी होने वाली है, बट उसको काफ़ी डर लग रहा था एट स्टार्ट, बट अब वो ठीक है, थोड़ी नॉर्मल है, और हो सकता है स्मॉलविल के लोग उसे सपोर्ट भी करें। और नैटली से बात करने के बाद सैरा जॉर्डन के पास आती है, क्योंकि नैटली उसे समझाती है कि अगर वो सीक्रेट जो भी तुम रखना चाहती हो वो तुम्हारी रिलेशनशिप एंड करने पे आ गया है तो तुम्हें जॉर्डन को बता देना चाहिए, क्या पता वो समझे तुम्हारी बात को और तुम्हें सपोर्ट करे इस डिसीजन में। तो सैरा आके बताती है कि जिस दिन वो पार्टी थी, जिस दिन मतलब जॉर्डन को पता लगता है उसके पास पावर्स थी, और जिस दिन वो माइंस में से एक्सक्रिप्टोनाइट को एक्सप्लोर कर देता है लेज़र विजन से, तो उसी दिन सैरा और एक लड़की का मोमेंट होता है, और वो कहती है कि मैंने उसके लिए कुछ कभी फील नहीं किया है, मैं हमेशा से तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे लिए ही फील करती हूँ, बट वो जस्ट एक मिस्टेक थी। और जॉर्डन बहुत ही फुद्दुओं की तरह अंदर आ जाता है, बट क्या करे, वो भी दिल टूटा आशिक हो गया है इस मोमेंट के बाद। उसके बाद हम देखते हैं कि क्लार्क, जॉन हेनरी और लोइस बात कर रहे होते हैं, जो कि क्लार्क की मॉम ने उसे बताया कि क्लार्क का जो विजन है वो कनेक्टेड है उन माइंड्स में से जो भी कुछ है। वो चीज़ हमें ऑलरेडी पता थी, बट वो कह रही है कि वो जो माइंड्स में चीज़ है वो तुमसे डायरेक्टली कनेक्टेड है, मतलब तुम्हारे माइंड से कनेक्टेड है, तो जो वो देखेगा वो तुम भी देखोगे। तो ये चीज़ काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही क्लार्क और जॉन हेनरी और लोइस के लिए, मतलब क्योंकि अब जबकि वो ढूंढने वाले हैं कि क्या है माइंड्स के अंदर। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो वहाँ की इंस्ट्रक्टर या फिर सीनियर है, जो जिसको माइंस क्लियर करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, वो किसी को कॉल पे बोल रही होती है कि माइंस के अंदर जो चीज़ है जितना हमने सोचा था वो उससे बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और हो सकता है ये माइट बी इनफ हो सुपरमैन को टेक डाउन करने के लिए। तो अभी तक ये तो नहीं पता कि फ़ोन पे कौन था, बट ये इंस्ट्रक्टर बहुत ही ज़्यादा लसन औरत है, क्योंकि इसका ये हमेशा से प्लान था। और लोइस जब इसके इंटरव्यू के लिए आती है तभी बोलती है कि नहीं, हमें सिर्फ एक्सक्रिप्टोनाइट मतलब हटाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। पर इस सीन को देख के ऑफ कोर्स पता लगता है कि ये किसी के लिए काम कर रही है, और जो भी वो बंदा फ़ोन पर है वो ऑफ कोर्स सुपरमैन का काफ़ी बड़ा हेटर है। तो मुझे नहीं लगता कि शायद सुपरमैन बच पाएगा इस सीज़न में, मतलब वो ऑफ कोर्स काफ़ी ज़्यादा पीटा जाएगा इस सीज़न के अंदर। और ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि सुपरमैन के जितने भी विलन्स होते हैं वो ज़्यादातर या तो उससे बहुत ही कम पावर वाले होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड होते हैं कि मतलब उसकी डेथ तक रिजल्ट आ जाते हैं। तो इसलिए अब जबकि उसके लेवल का एक सुपर विलन आ गया है तो ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा आगे के एपिसोड्स के अंदर। तो ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि तुम्हारा फेवरेट पार्ट क्या था इस एपिसोड के अंदर। मेरा फेवरेट पार्ट वही था जब जॉर्डन का दिल टूट जाता है, मतलब मैं समझ सकता हूँ उसकी फीलिंग्स। तो तुम्हारा फेवरेट पार्ट ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर, और ये भी बता देना तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, जैसा भी लगा हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दिस गुड लाइक एवरीथिंग एंड पीस आउट।